ठीक है, और उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे जब पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो डायरेक्टिंग के अंदर लास्ट क्लास में, भाई अब बातें नहीं बीच में, बार बार मैं बोल रही हूँ। डायरेक्टिंग में बेटा हमने लास्ट क्लास में ना क्वेश्चन करा था जो, उसके अंदर हमने मैस्लोस की नीड ऑफ मोटिवेशन पढ़ी थी। डायरेक्टिंग आपने पढ़ा था, व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। ठीक है, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स हैं? पहला एलिमेंट सुपरविजन, फिर मोटिवेशन, फिर लीडरशिप, और लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। सुपरविजन का मतलब क्या था? ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट। वर्कर को ओवरसी कर रहे हो तो वो सुपरविजन। उसमें आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी थी बेटा, ओवरसीइंग व्हाट इज टू बी डन, याद आ रही है? तो हमने डेफिनेशन याद करी थी उसकी, सुपरविजन की। फिर हमने मोटिवेशन पढ़ा था, मोटिवेशन के लिए एक वर्ड बताया था केस स्टडी में, स्टिमुलेटिंग पीपल। ठीक है, स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन। ठीक है, ये ध्यान में रखना, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन के लिए मैंने आपको बताया था वर्कर को दो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कौन कौन से? फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल। मोटिवेशन में दो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, एक तो मैंने आपको बोला था मैस्लोस की नीड ऑफ मोटिवेशन आती है, जो BACS करके मैंने बोला था लिंक में चलती है, उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। बी से पहली नीड ऑफ मोटिवेशन कौन सी थी? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, तो बेसिक नीड होती है नीड रिगार्डिंग बेसिक एमिनिटीज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये सब बेसिक नीड होती है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में याद आ रहा है किस टर्म में मेजर होती है? बेसिक सैलरी। ठीक है, हमें सैलरी मिलती है तो हमारी ये नीड फुलफिल होती है। बेसिक के बाद नेक्स्ट नीड कौन सी थी? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी सिक्योरिटी किसके लिए चाहिए? जैसे जॉब प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, एक्सीडेंट, इमोशनल और फिजिकल हार्म। अगर आपने पढ़ा हो उसको ध्यान से, तो हमें हर बंदे को प्रोटेक्शन चाहिए होती है अगेंस्ट द इमोशनल एंड फिजिकल हार्म। इसके लिए हर बंदा इंश्योरेंस कराता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पेंशन प्लान जो होते हैं ना बेटा, इस नीड को फुलफिल करते हैं। सेफ्टी के बाद नेक्स्ट नीड कौन सी आती है? सोशल नीड। याद आ रही है? सोशल नीड जो तुम लोगों में राइज होती है, कौन सी नीड है? फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन। कितने खुश हो रहे हो? ठीक है, तो ये सोशल नीड है। और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बिलोंगिंगनेस, कॉर्डियल रिलेशन, इस नीड को फुलफिल करते हैं। उसके बाद ई से कौन सी नीड थी? एस्टीम नीड। एस्टीम नीड सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बेटा स्टेटस, रिकॉग्निशन, वर्कर को अच्छा स्टेटस दिया जाए, ठीक है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट, अवार्ड किया जाए, ठीक है, तो उसकी ये नीड फुलफिल होती है। और लास्ट नीड कौन सी थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये आपका ड्रीम होता है बेटा, व्हाट अ पर्सन वांट टू बिकम इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि जो बंदा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल टर्म में सेटिस्फाई हो जाता है, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अराइज होती है। लक्ष्य को देखकर मुझे याद आ रहा है, लास्ट क्लास में इसका एग्जांपल दिया था ना, तेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, 20-20 बंदियां इकट्ठी घुमाओ, तो कौन कह रहा था? क्रिश कह रहा था ट्रेन में घुमाओ स्कूटी साइकिल में नहीं आएगी, ट्रेन में घुमाओ। ठीक है ना, तो ये होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आगे हम पढ़ रहे हैं बेटा आज की क्लास में इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन। दोनों मोटिवेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखो। मोटिवेशन में से नीड्स भी आती है और इंसेंटिव्स भी आते हैं। तो इंसेंटिव मैंने आपको बताया, मोटिवेशन के दो इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव, इंसेंटिव्स का मतलब आप सभी को पता है बेटा, ठीक है। इंसेंटिव्स होते हैं मेजर्स टू मोटिवेट द पीपल टू परफॉर्म, ठीक है, इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जस्ट इंसेंटिव की डेफिनेशन है। तो किसी भी टर्म में मेजर हो सकते हैं बेटा, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में मेजर हो, ठीक है, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल टर्म में। ठीक है, अब तुम्हारे फ्रेंड्स जो है तुम्हें दोनों इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल भी देते हैं और नॉन फाइनेंशियल। क्यों नॉन फाइनेंशियल? कंसोल नहीं करते, बंदी छोड़ के भाग गई, कोई बात नहीं यार, जिंदगी में वैरायटी कम थोड़ना है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल, बंदी बन गई तो उसको गिफ्ट दिलाने, ठीक है, तो फाइनेंशियल टर्म में भी बेनिफिट करते हैं। तो इंसेंटिव दोनों है भाई, फाइनेंशियल भी है नॉन फाइनेंशियल। तो इंसेंटिव दोस्त अभी तो बताया, जैसे कोई नई बंदी बन गई है तो उसको गिफ्ट्स दिलाने, उसके लिए कर्जा ही तो लेते हो दोस्तों से, दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव। कर्जा देते हो तो जिसकी नहीं है बेटा वो तो देता होगा कर्जा, जिसकी है तो वो तो लेता ही होगा पक्का, ठीक है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो इंसेंटिव दोनों होते हैं, फाइनेंशियल भी है नॉन फाइनेंशियल भी। तो नॉन फाइनेंशियल में होता है कंसोल कर दो यार, ठीक है, परेशान मत हो, कुछ नहीं होता, दुखी मत हो, एक और आ जाएगी, वो तो थी ऐसी, बर्बाद कर रही थी तेरे को, ऐसे ऐसे होता है ना, ठीक है, वो नॉन फाइनेंशियल होता है। ठीक है, सिर्फ सलाह देना इज नॉन फाइनेंशियल, पैसे की टर्म में हेल्प करना इज फाइनेंशियल। तो दोनों टाइप्स ऑफ इंसेंटिव होते हैं, ठीक है, मोटिवेशन। तो देखो बेटा, अब इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इनको पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर इन डायरेक्ट मॉनिटरी फॉर्म, और सिंपल बोल सकते हैं मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी,
वो मॉनिटरी फॉर्म में नहीं होते हैं, मनी के टर्म में मेजर नहीं किए जाते, ठीक है। तो दीज आर दोस इंसेंटिव विच आर नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, बल्कि हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। कोई कंसोल करके चला गया तो सिर्फ यही है, इमोशनल साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। और फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं जिसमें ये सब चीजें आती है, बोनस हो गया, सैलरी हो गया, पे हो गया, अलाउंस हो गया, पेंशन हो गया, ये सब फाइनेंशियल, ठीक है ना। बाकी और नॉन फाइनेंशियल में रिकॉग्निशन, अप्रेजल, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, ये सब आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोस इंसेंटिव विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉन फाइनेंशियल नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट देखो बेटा, फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादातर पॉपुलर है अमंग लोअर लेवल एम्प्लॉइज, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पॉपुलर होते हैं हायर लेवल यानी टॉप लेवल के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं, और लोअर लेवल के लिए बेटा फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं, क्योंकि लोअर लेवल में आते हैं बेटा वर्कर्स। तो वर्कर तो अपनी नीड्स को फुलफिल तभी कर पाएंगे जब उनको फाइनेंशियल टर्म में इंसेंटिव दिए जाए, ठीक है। तो लोअर लेवल के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव है, टॉप लेवल के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव हेल्प्स टू सैटिस्फाई द फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है ना। ये आपको पता है फिजियोलॉजिकल नीड मैस्लो की कौन सी नीड थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट नीड, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव इस नीड को फुलफिल करता है बेटा, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फिजियोलॉजिकल को के अलावा बेटा और भी सोशल नीड है, ठीक है, एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। पहली दो नीड को फाइनेंशियल फुलफिल करते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी तीनों को वो वाले इंसेंटिव फुलफिल करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब इनको डेप्थ में पढ़ेंगे ये। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव, यहां से मेन पार्ट शुरू होता है। डिफरेंस इसका कभी भी बोर्ड में नहीं आया। ये क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है, आपसे पूछता है पहले पार्ट में आइडेंटिफाई करो इंसेंटिव, तो आप बोलोगे फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल। फिर दूसरे पार्ट में पूछा जाता है फाइनेंशियल का कौन सा टाइप है या नॉन फाइनेंशियल का कौन सा टाइप, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंसेंटिव पहले ये पूछते हैं। तो टाइप ऑफ इंसेंटिव दिमाग में रखना, दो होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फिर उसका पार्ट पूछेंगे तो उसके अंदर की चीजें आती। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव में अब पहला इंसेंटिव आता है, देखो बेटा, पे एंड अलाउंसेस, ठीक है। अब इसको पहले डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, पे का मतलब तो बेसिक सैलरी, तो पे में तो होना चाहिए रेगुलर इंक्रीमेंट। ये तो गवर्नमेंट भी कहती है बेटा, गवर्नमेंट भी कहती है कि हर साल वर्कर की सैलरी में जो है ना कुछ ना कुछ परसेंट इंक्रीमेंट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते वर्कर को 5 साल एक ही सैलरी पे काम करवाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी अथोराइज करती है कि हर वर्कर की सैलरी में 1 साल के बाद इंक्रीमेंट कुछ भी परसेंट होना चाहिए। तो पे में तो बेटा रेगुलर इंक्रीमेंट होना चाहिए, तभी वर्कर अच्छे से काम करेगा। प्लस में हाँ कंपलसरी है बेटा, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला है। प्लस में वर्कर को क्या मिलने चाहिए, अलाउंसेस। अलाउंसेस में बहुत सारे अलाउंसेस है, लाइक आपने एलटीए सुना होगा, फुल फॉर्म बोलो, लीव ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, एचआरए, फुल फॉर्म बोलो, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, हेल्थ नहीं है, एचआरए इज हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, ठीक है, कन्वेंस अलाउंस, बहुत सारे, कार अलाउंस, कईयों को गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा मिलता है वो भी अलाउंस है, ठीक है, रहने के लिए घर मिलता है, एचआरए, ठीक है। मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिए, उत्तम नगर में आपने देखा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के अपार्टमेंट, बड़ौदा अपार्टमेंट बने हुए, ठीक है, वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो दैट इज एचआरए, ठीक है। तो कई कंपनीज एचआरए ऑफर करती हैं। मेडिकल अलाउंस तो आज की डेट में हर कंपनी जो है वर्कर को देती, ठीक है। वर्कर कोई भी ज्वाइन करता है उसका हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है, मेडिक्लेम उसको मिलता है, ठीक है, हर अच्छी कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और एजुकेशन अलाउंस देती है, बड़ी बड़ी कंपनी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी वो उठाती है, ठीक है, उसको एजुकेशन अलाउंस कहते हैं। घूमने की छुट्टियों का खर्चा कंपनी बियर करती है, दैट इज एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस। साल में आपको मिलता है 20 छुट्टियां, 20 छुट्टियों का खर्चा कंपनी बियर करेगी, दैट इज एलटीए। पर वो तब होता है जब आप किसी अच्छी पोस्ट पे हो, ये मत सोचना हाँ ऐसे ही जाएंगे और बोलेंगे 20 छुट्टियों का खर्चा कंपनी उठाएगी, ठीक है। तो ये सब अलाउंसेस कंपनी आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों बेटा फाइनेंशियल इंसेंटिव का हमने पहला पार्ट पढ़ा है, पे एंड अलाउंसेस। तो पे में तो दिमाग में रख लेना रेगुलर इंक्रीमेंट होना चाहिए, प्लस में मिलने चाहिए अलाउंसेस। तो फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो सैलरी को ही पे कहते हैं। इट इंक्लूड बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस। इसमें ना 2-3 अलाउंस के नाम लिखो, चलो बुक में ऐड करो, एलटीए, मेडिकल अलाउंस, 3-4 लिखना बेटा इसको, लीव ट्रैवल अलाउंस, एलटीए, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। और आपका होमवर्क ये है कि आप डियरनेस अलाउंस पता करके आओगे क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, क्योंकि कईयों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे, कईयों के अच्छी कंपनीज में वर्क करते होंगे, तो मुझे चाहिए आप अपने पेरेंट्स से ही पूछना जरूर डियरनेस अलाउंस क्या होता है। डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, मैंने
बड़ा है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। हाँ भाई, एलटीए लिख दिया, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस लिख दिया। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी मैं, गूगल मत करो, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। हाउस रेंट डिटेल में पूछूंगी, गूगल बाबा की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे। तो बेटा पे में आप क्या पता करोगे कि पे में तो होना चाहिए हाइक। हाइक का मतलब रेगुलर इंक्रीमेंट। प्लस में मिलनी चाहिए अदर अलाउंसेस, ये सारे अलाउंसेस। तो पे एंड अलाउंस आप केस स्टडी में पहचान जाओगे बेटा। वर्कर की सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी सैलरी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, प्लस में उसको अदर अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट लगेगा पे एंड अलाउंसेस। ठीक है भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये फाइनेंशियल इंसेंटिव के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव है प्रॉफिट शेयरिंग। इसको स्टार मार्क करना, ये आता है केस स्टडी में, बहुत बार आया है। जैसे पे एंड अलाउंसेस तो बहुत ही कम बार आया है, ये तो आया है कई बार पेपर के अंदर। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग और इसके नेक्स्ट अब आप अपनी बुक में चेक करो, को पार्टनरशिप होगा आई थिंक, है ना। इन दोनों में केस स्टडी आती है, दोनों के आगे स्टार मार्क कर लेना। प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, इनको पहचानना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में से केस स्टडी आती है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है बेटा कि अगर आपकी वजह से, आप वर्कर्स हो, रायन सामने देखो बेटा, पढ़ाते हुए नोटिस में, अगर बेटा मैं सुपीरियर हूं, आप मेरे वर्कर्स हो, आपकी वजह से मेरी कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कंपनी बेटा उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट वर्कर के साथ शेयर करेगी, उसको प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। जैसे आपने मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करके दिया, तो 1 लाख का 10% मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो उसे कहते हैं प्रॉफिट शेयर। दिस इज प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है वर्कर की वजह से जब भी सुपीरियर को प्रॉफिट होगा, तो सुपीरियर शुड शेयर सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद वर्कर्स। ठीक है, सुपीरियर को कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वर्कर के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। तो वर्कर अगर ओनर को प्रॉफिट कमा के दे रहा है, तो उसका कुछ एग्रीड परसेंटेज, ठीक है, सुपीरियर वर्कर के साथ शेयर करेगा। दिस इज प्रॉफिट शेयर। ठीक है, सैलरी नहीं है, सैलरी के अलावा है। ठीक है, सैलरी तो होता है बेसिक जो फिक्स होती है, कि मैं कह रही हूं मंथली आपको 20,000 मिल रही है, तो वो मिलेगी। बट आपको पता है सेल्समैन जितने भी होते हैं उनको टारगेट दिया जाता है, आपने सुना होगा। ठीक है, कि आप जितना बेचोगे उस बेसिस पे इंसेंटिव होता है। तो अगर आपने मेरी सेल को प्रमोट करा है, आपकी वजह से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे उसका कुछ परसेंटेज आपसे शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग, ये सैलरी नहीं है, सैलरी के अलावा अदर इंसेंटिव जो फाइनेंशियल, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग समझ आ गया। कुछ नहीं है, वर्कर की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी शुड शेयर सम एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद वर्कर ऑल्सो। ठीक है, दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग, वो प्रॉफिट शेयरिंग। देखो इसको पढ़ के भी देखते हैं। एम्प्लॉइज आर गिवन अ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस मोटिवेट्स देम टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द प्रॉफिट। इससे आप फर्दर मोटिवेट होगे और प्रॉफिट मेरे को कमा के दोगे। दिस इज प्रॉफिट शेयर। तो कुछ नहीं है, एम्प्लॉय को प्रॉफिट में शेयर देना चाहिए कंपनी। ठीक है, उसे प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। अब केस स्टडी कैसी आती है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग और को पार्टनरशिप के बीच में थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। को पार्टनरशिप का मतलब है अगर वर्कर की वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग में तो मैंने उसके साथ प्रॉफिट शेयर करा, को पार्टनरशिप में मैं उसके साथ पार्टनरशिप शेयर करूंगी, उसको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स ऑफर करूंगी एट अ प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस। ये ध्यान में रखना, मार्केट प्राइस से कम रेट पे ना मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर ऑफर करूंगी। क्यों ऑफर कर रही हूं? टू ऑफर देम पार्टनरशिप, ताकि मैं आपको पार्टनरशिप ऑफर करूं। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब, फिर से रिपीट कर रही हूं बेटा, आपकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने आपके साथ प्रॉफिट शेयर करा। दिस इज प्रॉफिट शेयर। आपकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने आपको पार्टनरशिप ऑफर करी। और पार्टनरशिप कैसे ऑफर करी? बाय ऑफरिंग शेयर्स। आपको शेयर्स दे, किस प्राइस पे? एट अ प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस। ठीक है, उस प्राइस पे जो मार्केट प्राइस से कम। दिस इज को पार्टनरशिप। ठीक है भाई, अभी दिक्कत है इन दोनों में से तो पूछ लो प्लीज। तो किसी भी केस स्टडी में आएगा ना कि शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं वर्कर को, तो उसमें प्रॉफिट की के थ्रू, तो वो को पार्टनरशिप है। सिर्फ प्रॉफिट की परसेंटेज को शेयर किया जा रहा है, तो वो प्रॉफिट शेयर। ये दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो को पार्टनरशिप में आप पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग में आप सिर्फ शेयर्स ऑफर कर रहे हो। राधिका रीड आउट करो इसको। हाँ, लोअर प्राइस पे देते हैं ना, तभी तो। नहीं तो तू मार्केट से ही खरीद लेगा। अब तेरी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो तेरे को बेनिफिट तो तभी होगा ना जब मैं कम प्राइस पे दूं। हाँ बेटा पढ़ो। ठीक है, इससे वर्कर को ओनरशिप फील होगी कि भाई कंपनी ने उनको शेयर्स ऑफर करे, और वो भी किस प्राइस पे? लोअर देन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से कम रेट पे।
और इसको को पार्टनरशिप भी कहते हैं, और स्टॉक ऑप्शन या इसको ऐसे करके लिख दो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ऐसे बोलते हैं। ईएसओ नाम से आता है कई बार ये केस स्टडी में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, ईएसओ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, वो को पार्टनरशिप है, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग को पार्टनरशिप दोनों क्लियर हो गई। तो प्रॉफिट शेयरिंग में आपकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने आपसे क्या शेयर करा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। और को पार्टनरशिप में आपकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने आपको क्या ऑफर करी, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप कैसे ऑफर करी, बाय ऑफरिंग शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस से कम रेट, ठीक है, वो को पार्टनरशिप है बेटा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों तो बहुत बारी आती है, और दोनों में कॉमन चीज ये है कि आपकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें मैंने प्रॉफिट ऑफर करा, इसमें मैंने पार्टनरशिप ऑफर करी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, देखो बोनस। बोनस आपको सभी पता होगा, एक तो देखो बेसिक पार्ट ये है कि बोनस ओकेशनली दिया जाता है, हर महीने कोई कंपनी बोनस देती है नहीं। तो इंडिया में बोनस कब दिया जाता है, दिवाली, या आपने सभी ने सुना हो, ठीक है। बाहर की कंट्री में जो क्रिसमस में ज्यादातर बोनस दिया जाता है, ठीक है। तो बोनस एक तो, और ज्यादातर बोनस जो है ना बेटा, इट इज इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, बोनस 1 मंथ सैलरी के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं 50,000 कमा रही हूं तो मेरे को 50 उस महीने 1 लाख मिलेगा, तो दैट इज बोनस, ठीक है। तो बोनस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। बट कई कंपनीज ऐसा नहीं करती कि 1 महीने की सैलरी के ऑफर दे, ठीक है। कई कंपनी उससे भी ज्यादा देती है और कई उससे कम भी देती है, ठीक है। जैसे ये मेरे को याद नहीं आ रहा, पता नहीं मद्रास का केस था या महाराष्ट्र का केस था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक कंपनी ने अपने सारे वर्कर्स को गाड़ियां ऑफर करी थी, ठीक है, सबको, और ये न्यूज में बहुत पब्लिसिटी हुई थी ये केस, सुना है किसी ने? हाँ, मद्रास का केस था आई थिंक, ये मेरे को याद नहीं आ रहा। तुम तो खैर कुछ सुनते ही नहीं हो, तुमसे तो पूछ ही नहीं सकती मैं कोई चीज, कुछ भी पूछूंगी तो ऐसे देखोगे सारे के सारे, अच्छा ऐसा भी था? नहीं भाई, अच्छी गाड़ी ऑफर करी थी उसने, ठीक है ना। तो बोनस आप चेक कर लेना खुद ही। तो बोनस इज एन इंसेंटिव ओवर एंड अबव द सैलरी, तो सैलरी के अलावा आपको जो इंसेंटिव दिया जा रहा है ना, दिस इज बोनस। इसके आगे एक लाइन ऐड करो, इट इज पेड ओकेशनली, इट इज पेड, लाइन ऐड करो बेटा, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, इट इज पेड ओकेशनली, छोटी सी तो लाइन ऐड करो, ये ओकेशनली पे किया जाता है बेटा, दिस इज बोनस, ठीक है। तो ओवर एंड अबव सैलरी है एंड इट इज पेड ओकेशनली। 4 बता चुकी हूं मैं आपको, चारों के अंदर के एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगी अभी। पहला बताया था पे एंड अलाउंस, तो पे में क्या बोला था, पे के अंदर होना चाहिए रेगुलर इंक्रीमेंट, और प्लस में क्या मिलने चाहिए, अलाउंसेस। दूसरा बताया प्रॉफिट शेयरिंग, आपकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी शुड शेयर सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद वर्कर। आपकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं आपको पार्टनरशिप ऑफर कर रही हूं, कैसे, बाय ऑफरिंग शेयर्स टू द वर्कर एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस, तो उसको बोलते क्या, को पार्टनरशिप, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। और चौथा बताया आपको बोनस, ठीक है, इट इज ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरी एंड इट इज पेड ओकेशनल, ठीक है, ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस। ये ना आपने बेटा एक टेलर की टेक्निक पढ़ी थी, ये सेम उसी के सिमिलर है बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस। ये आप बताओगे, समझा मैं दूंगी। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस का मतलब होता है जितनी प्रोडक्शन उतनी वेजेस। कौन सी टेक्निक थी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, याद आ रही है? डिफरेंशियल पीस वेज में यही था ना कि अगर आप 1 पेन बनाओगे तो मैं आपको 10 रुपए दूंगी, आप 100 पेन बना लो तो 1000 ले जाओ, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस यही कहती है। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस का मतलब है जितनी प्रोडक्शन करोगे ना आपको उतनी वेजेस मिले। तो ये पर पीस के हिसाब से वर्कर को वेजेस ऑफर करती है कि 1 पेन बनाया तो इतने रुपए, तो आप जितने बनाओगे उतने पैसे ले जाओ। दिस इज प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस। तो ये कौन से लेवल ऑफ एम्प्लॉइज के लिए होंगे, टॉप, मिडल, लोअर? लोअर। ये फैक्ट्री लेवल के लिए ही होते हैं जो हाथ का काम करते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखना। दिस इज प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस, ठीक है, कि जितनी भी प्रोडक्शन करोगे ना उतनी आपको वेजेस मिलेगी। तो दीज इंसेंटिव्स एम एट लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो मैंने आपको वेजेस को प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया बेटा, ठीक है। तो हाइयर रेट ऑफ वेजेस आर ऑफर्ड फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, आप ज्यादा बनाओगे तो आपको ज्यादा वेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो वेजेस को लिंक करा है बेटा प्रोडक्टिविटी के साथ, वेजेस आर लिंक विद प्रोडक्टिविटी, तो हाइयर रेट्स आर ऑफर्ड फॉर हाइयर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, समझ आ गया बेटा ये वाला भी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस मीन जितनी प्रोडक्शन उतनी वेजेस, ज्यादा बनाओ ज्यादा वेजेस ले जाओ, कम बनाओ कम ले जाओ, ठीक है। दिस इज प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको पता है हमें बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, जैसे एग्जांपल दो आप मुझे, कौन से मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट? पेंशन मिलती है,
ग्रेचुटी मिलती है, हाँ प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी एक ही तरीके का होता है ना, हर महीने आपकी कुछ सैलरी का पोर्शन कटता रहता है, ठीक है। और आफ्टर रिटायरमेंट आपको लमसम में अमाउंट मिलता है विद इंटरेस्ट, ठीक है। कंपनी आपको लमसम अमाउंट देती है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो वो होता है प्रोविडेंट फंड वगैरह, ठीक है। तो ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट है बेटा, ठीक है। तो इसमें प्रोविडेंट फंड आ गया, पेंशन आ गया, ग्रेचुटी आ गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट है बेटा, ठीक है। तो इससे भी वर्कर सिक्योर्ड होता है, खुश रहता है। नेक्स्ट आता है परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स को पर्क्स भी कहते हैं, और आसान भाषा में आपको बोलूं तो इसको अलाउंसेस कहते हैं। आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था पे एंड अलाउंस। तो अगर केस स्टडी में, ध्यान से समझना मेरी बात को, केस स्टडी के अंदर बेटा अगर आपके पास खाली पॉइंट आ रहा है ना कि वर्कर की सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस में अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप पे एंड अलाउंस लगाओगे। सिर्फ अलाउंसेस की बात हो रही है, सैलरी की कोई बात नहीं हो रही, तो आप ये लगाओगे परक्यूसिट्स, ठीक है। और इस पे भी एक पॉइंट दे रही हूं आपको, ये फ्रिंज बेनिफिट आप पता करके आओगे क्या होता है। अब दो दो आपको मैंने बोले, एक कौन सा बोला था आपको, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, और दूसरा फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छे वर्ड्स है बेटा ये दोनों के दोनों। तो परक्यूसिट्स में सिर्फ अलाउंसेस आते हैं सारे के सारे, जो कंपनी सैलरी के अलावा आपको डेली के खर्चे देती है ना, वो सब परक्यूसिट्स है। कार अलाउंस दे दिया, मेडिकल अलाउंस, ये सब परक्यूसिट्स के अंदर आते हैं। तो ये केस स्टडी में पहचान लेना बेटा, सैलरी के साथ अलाउंस मिल रहे तो पहला पॉइंट लगाओगे पे एंड अलाउंस, सिर्फ अलाउंसेस की बात हो रही है तो परक्यूसिट्स लगाओ, ठीक है ना। सैलरी की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ अलाउंसेस हो रहे तो परक्यूसिट्स लगाओ। हाँ बेटा बोलो। हाँ किसमें, ये तो सारे इंसेंटिव्स ही तो पढ़ रहे हैं हम, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़ रहे हैं सारे, है अलग अलग हैं सारे। अब मैंने आपको बोल दिया, अब नेक्स्ट में डिस्कस करूंगी सीधा, अभी इस क्लास में कोई वो नहीं है, ठीक है। सब गूगल खोल खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव बता दिए सारे के सारे। अब आप मुझे बताओगे फाइनेंशियल में पहला इंसेंटिव बताया था कौन सा था, पे एंड, तो पे में होनी चाहिए रेगुलर इंक्रीमेंट, प्लस में मिलने चाहिए अलाउंसेस, और खाली अलाउंसेस की बात है तो कौन सा पॉइंट लगाओगे, परक्यूसिट्स। सिर्फ अलाउंसेस की बात हो रही है तो परक्यूसिट्स लगाओगे। प्रॉफिट शेयरिंग, आपकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने क्या आपसे शेयर करा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और आपकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, मैंने पार्टनरशिप ऑफर करी है तो वो लगेगा को पार्टनरशिप, जिसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी कहते हैं। बोनस इज पेड, कौन सा, बोनस इज पेड ओकेशनली एंड इट इज ओवर एंड अबव वेजेस, वेजेस के अलावा दिया जाता है, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट जो हमें रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज, ठीक है भाई। तो सारे हो गए ये। तो ये आपको ना ये इकट्ठे कभी भी नहीं आते बेटा कि सारे इकट्ठे आपसे पूछेगा, ठीक है। केस स्टडी में ही पूछेगा आपसे, एक आइडेंटिफाई करना होगा। परक्यूसिट मींस सैलरी के अलावा जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो इसमें सारे अलाउंसेस आएंगे बेटा, ठीक है। मेडिकल अलाउंस, कार अलाउंस, ये सारे परक्यूसिट्स के अंदर आएंगे। डियरनेस अलाउंस भी तो दिया है, डियरनेस अलाउंस भी तो पता करने को बोला है, बता दिया, किसने बता दिया, तो देखो बेटा हम फाइनेंशियल सारे खत्म कर चुके हैं, अब आते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो बेटा नॉन फाइनेंशियल में सबसे पहला इंसेंटिव आता है रिकॉग्निशन। इसमें 3 वर्ड्स है बेटा, CAR करके याद कर लेना, बस इसको कार करके याद कर लेना। कॉन्ग्रेचुलेटिंग द वर्कर, अवॉर्डिंग द वर्कर और रिवॉर्डिंग द वर्कर। वर्कर को कॉन्ग्रेचुलेट करना, अवॉर्ड करना, रिवॉर्ड करना, ठीक है, उसे हम रिकॉग्निशन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो रिकॉग्निशन मीन्स कॉन्ग्रेचुलेटिंग वर्कर, अवॉर्डिंग वर्कर, रिवॉर्डिंग वर्कर, ठीक है। दिस इज रिकॉग्निशन बेटा, दिस इज, तो ये नॉन फाइनेंशियल है। वर्कर ने कोई अच्छा काम करा तो मैं उसको अप्रेस कर रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ, अवार्ड दे दिया, ठीक है ना, रिवॉर्ड कर दिया, तो ये सब चीजें रिकॉग्निशन के अंदर आती है, ठीक है। तो CAR 3 वर्ड्स याद कर लेना बेटा, ठीक है ना। ये नॉन फाइनेंशियल का पहला इंसेंटिव, और सबसे ज्यादा बार जो है ना वो यही आता है नॉन फाइनेंशियल में से, पहला पॉइंट रिकॉग्निशन, ठीक है। आप आसानी से पहचान जाओगे, बहुत बार केस स्टडी में आया हुआ है पेपर के अंदर। रिकॉग्निशन के बाद स्टेटस आता है बेटा नेक्स्ट। तो स्टेटस के बारे में कई बार ये समझा चुकी हूँ ना, स्कूल में खड़ा करा, तुम कहते हैं हमारे स्कूल में होता ही नहीं ऐसा खड़ा, ठीक है ना। अच्छा, अवार्डिंग और रिवॉर्डिंग में क्या डिफरेंस होता है,
अवार्ड और अवार्ड मीन्स अवार्ड देना, रिवॉर्ड मीन्स रिवॉर्ड देना। क्या डिफरेंस होता है अवार्ड और रिवॉर्ड में? क्या नहीं होता रिवॉर्ड? क्या है यार राधिका, तू भी इनकी तरह सोच रही है? जैसे बेटा मैंने आपको ट्रिप दे दी घूमने की, ठीक है, तो दैट इज रिवॉर्ड। ठीक है, सिर्फ आपको एक वो ट्रॉफी देना, दैट इज अवार्ड। ठीक है ना, ये डिफरेंस है दोनों का। ठीक है बेटा, तो कॉन्ग्रेचुलेटिंग, अवार्डिंग, रिवॉर्डिंग तीनों रिकॉग्निशन में आते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं स्टेटस। स्टेटस का मतलब है वर्कर की पोजीशन को रैंक करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज स्टेटस। ठीक है, रैंकिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द वर्कर इज नोन एज स्टेटस। ठीक है, तो स्कूल में तो ऐसा होता था, और मैंने मैकडी का भी कई बार एग्जांपल दे दिया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का। ठीक है, तो ये सब स्टेटस के अंदर आता है। ठीक है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको पता है, जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड बनती है वैसे कंपनीज बनाती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्कर का स्टेटस डिटरमिन करती है, उसको उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी। हाँ बेटा बोल, क्या करूं? अब क्लास के बाद बताइए, अभी झटका नहीं लेना चाहती ना इतना। ठीक है, तो अब स्टेटस ध्यान में रखना भाई, इधर ना बातें मत करो, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। तो स्टेटस का मतलब मैंने बताया रैंकिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द वर्क, वर्कर की पोजीशन को रैंक करना इज नोन एज स्टेटस। ठीक है, तो ये जो आपका इंसेंटिव है ना बेटा, ये आपकी सारी नीड्स को फुलफिल करता है, ये ध्यान में रखना। मेनली तो एस्टीम नीड आपकी फुलफिल होगी, सोशल नीड फुलफिल होगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक वर्ड याद करना, स्टेटस के अंदर रैंकिंग, यही आता है केस स्टडी में ऐसे। ठीक है, रैंकिंग के बेस पे। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब है प्रमोशन। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैम प्रमोशन आ गया, तो प्रमोशन तो फाइनेंशियल इंसेंटिव है, क्योंकि प्रमोशन में तो वर्कर की सैलरी बढ़ेगी। तो बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब है अगर मेरी आप कंपनी में अच्छे से काम कर रहे हो, तो मैं आपको कह रही हूँ फ्यूचर में मैं आपको प्रमोट करूंगी, अभी नहीं कर। ठीक है, दिस इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि आप अभी अच्छा काम करोगे तो फ्यूचर में आपको प्रमोशन मिलेगा, दिस इज करियर। तो ये कोई फाइनेंशियल नहीं है, फ्यूचर में जब होगे तो वो फाइनेंशियल टर्म में मेजर हो। ठीक है, तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी यही होती है। अब जैसे कई, मैंने आपको कई बार बताया ना कि अच्छी अच्छी एमएनसीज में क्या होता है कि आज के डेट में बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट पीजी का खर्चा जो है एमएनसीज उठाती, तो वो भी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर आती है, कि मैं आपको फ्यूचर के लिए आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आपके फ्यूचर और सिक्योर कर दूंगी, तो दिस इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, निकलेश रीड आउट कर इसको। तो प्रमोशन के लिए बेटा मैं आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रही हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ। ठीक है, अच्छी प्रमोशन पॉलिसी आपके लिए लेके आ रही हूँ कि आप इतना टारगेट अचीव करो तो फिर आप प्रमोशन को अचीव करोगे, तो ये करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो वर्कर की करियर एडवांसमेंट यानी टाइमली प्रमोशन तब होता है जब वर्कर को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किए जाते हैं। ठीक है, कंपनी अच्छी अच्छी प्रमोशन पॉलिसीज बनाती है, तो इससे वर्कर एनकरेज होता है और ये वाला इंसेंटिव जो है वो कर लेता है, ये ध्यान में रखना। तीन बता दिए, अभी तुमसे पूछूंगी। रिकॉग्निशन में तीन वर्ड बताए थे, सी ए आर। सी से क्या था? कॉन्ग्रेचुलेटिंग। ए से क्या था? अवार्डिंग। आर से रिवॉर्डिंग। स्टेटस के लिए एक वर्ड बताया था, रैंकिंग, रैंकिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द वर्क। और करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी तब दी जाती है बेटा जब कंपनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मेंटेन करे, कि टाइमली ट्रेनिंग दे रही है वर्कर को, तो ट्रेंड हो जाएगा, अच्छे से सीखेगा, तो टाइमली प्रमोशन होगी होगी। ठीक है, क्या कर रहे हो आज तुम लोग? अटके जा रहे हैं, अटके जा रहे हैं। बस मुंह बंद कर लो अपना। हाँ सब पता है मुझे, हाँ पता है, सब पता है बेटा। देखो बेटा, ये सारे आप नॉन फाइनेंशियल खत्म करोगे। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी नाम से ही पता चल रहा है वर्कर की जॉब को सिक्योर्ड कर दो। ठीक है, उसको बार बार उसकी इनकम को भी स्टेबल कर दो कि तेरे को इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, फ्यूचर को भी सिक्योर कर दो, पेंशन वेंशन प्लान देके, तो ये सब जॉब सिक्योरिटी के अंदर आता है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, दिस इज जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, तो वर्कर की जॉब को सिक्योर कर दो कि आपको मैं बार बार शिफ्ट नहीं करूंगी एक जगह से दूसरी जगह पे, आपकी इनकम भी स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो दिस इज जॉब सिक्योरिटी।
इससे भी वर्कर मोटिवेट होगा और काम अच्छे से करेगा पूरा अपना पोटेंशियल से, ठीक है। दिस इज जॉब सिक्योरिटी। तो ये भी नॉन फाइनेंशियल, ये आसान आसान है बेटा सारी। अब हाँ, अब केस स्टडी किस पे आती है, देखो एक एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होगा, इसको स्टार मारोगे, एक रिकॉग्निशन को स्टार मार्क करवाया मैंने आपको, एक इसमें देखना एम्प्लॉय एम्पावरमेंट भी होगा, आई थिंक इसी के नीचे है ना। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करके आता है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इन दोनों में डिफरेंस आता है बेटा, मतलब पहचानने में आपको थोड़ी सी लगेगा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब है कि ओनर कोई भी डिसीजन ले रहा है ना, तो वो वर्कर को पार्टिसिपेट करने को बोल रहा है, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूं कि भाई मेरे को संडे को टेस्ट लेना है आपका, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई संडे टेस्ट रखूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप लोग तो मेरा डिसीजन ही बर्बाद कराओगे, इसलिए मैं पूछती नहीं, सीधा बता देती, ठीक है। कंपनीज में ऐसा होना चाहिए कि अगर ओनर कोई डिसीजन ले रहा है तो वर्कर को पार्टिसिपेट करने को दे, दिस इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये है। और एक वर्ड मैंने बताया एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। एम्पावरमेंट इज फ्रीडम, ठीक है। तो अगर मैं एम्प्लॉय को बोल रही हूं कि कुछ डिसीजन आप खुद ही ले लो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, तो उसको एम्प्लॉय एम्पावरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है बेटा कि ओनर कोई डिसीजन ले रहा है, वर्कर को पार्टिसिपेट करने को बोल रहा है, तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। वर्कर को बोल रहा है कुछ डिसीजन तो खुद ही ले ले मेरे भाई, तो दिस इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ठीक है। ध्यान में रखना कि वर्कर को पूरी फ्रीडम दी जा रही है। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, रॉमित रीड आउट कर दे बेटा ये। तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कॉन्फ्रेंसेज होती है बेटा, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, तो इसमें एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन दिया जाता है, ठीक है। कि ओनर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो आपको पार्टिसिपेट करने को बोल रहा है। और नेक्स्ट देखो बेटा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इसमें मैंने आपको बोला कि फ्रीडम दे दो। ऑटोनॉमी का मतलब भी फ्रीडम होता है बेटा, फ्रीडम दे दो कि आप अपने डिसीजन खुद लो। तो एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू द सबऑर्डिनेट, इट मोटिवेट्स देम टू यूज देयर स्किल्स टैलेंट्स इन द जॉब परफॉर्मेंस। तो दिस इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो केस स्टडी में पहचान लेना कि वर्कर अगर ओनर के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग में तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, वर्कर खुद ही डिसीजन ले रहा है तो वो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ठीक है बेटा। दोनों में डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया, ठीक है, गड़बड़ नहीं करोगे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में आता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन का कैसा क्लाइमेट, नाम से पता चल रहा है कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं, ठीक है। अगर बहुत ही रिजिड है, स्ट्रिक्ट है, तो एक बंदा दूसरे से बात ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है ना वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए। इसका मतलब सुपीरियर को सबऑर्डिनेट से इंटरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इंटरेक्ट करेगा तो वर्कर अपनी दिक्कतें सुपीरियर को बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। जैसे आपने कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा बेटा, सजेशन बॉक्स का डब्बा लगा होता है कई जगह पे, ठीक है ना। कई हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो होता है, कंप्लेंट बॉक्स का होता है, फीडबैक फॉर्म जो है वो आज की डेट में बड़े चले हुए, ठीक है। कि रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो फीडबैक फॉर्म भरवाते, ठीक है, कि कैसा आपको स्टाफ लगा उसके बारे में रिव्यू दो, ठीक है, एक्सीलेंट, पुअर, वेरी पुअर, या गुड, वेरी गुड, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज, ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है बेटा। तो इसको एग्जाम्पल से पढ़ोगे बेटा, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, कितनी वर्कर को पावर दी जा रही है, कितना रिवॉर्ड दिया जा रहा है, वर्कर के रिस्क को कंपनी बियर कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, ये वर्कर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। कैसे, अगर मेरा सुपीरियर बहुत ही स्ट्रिक्ट है ना, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में कभी अपना कोई सजेशन दूंगी नहीं, तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, वर्कर के लिए कोऑपरेटिव होना चाहिए, ताकि वर्कर भी अपनी दिक्कतें जाके ओनर को बताए। तो इसमें ज्यादातर अभी तक ना ये ऐसे आया है, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट लगेगा केस स्टडी में, ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसमें कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन आते हैं, ध्यान में रखना। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है वर्कर को कोई चैलेंजिंग जॉब दो, ठीक है। चैलेंजिंग जॉब का मतलब ऐसा नहीं आप कॉमर्स पढ़ रहे हो मैं आपको कह दूं साइंस में चले जाओ, ठीक है ना, असाइनिंग अ चैलेंजिंग जॉब। तो बट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर अगर सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत परफेक्ट है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि भाई उसकी मैं और भी स्किल्स है, मैं और सिखाऊंगी तो ये और अच्छा सीखेगा, तो मैंने सेल्स की जगह उसको प्रोडक्शन में भी सीखने के लिए भेज दिया। तो दिस इज जॉब एनरिचमेंट। वर्कर को अच्छी चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज दो ताकि वर्कर अपना बेस्ट दिखाए,
ठीक है, तो असाइनिंग अ चैलेंजिंग जॉब टू द वर्कर इज जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, इसको पढ़ के देख लेंगे एक बारी, हिमलेश रीड आउट करेगा। हम्म हम्म। ठीक है बेटा, तो देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट एंड रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, दिस इज जॉब एनरिचमेंट। ये जॉब एनरिचमेंट होता है बेटा, कि वर्कर को ना एक ही जगह पे मत डालो, उसको वैरायटी दो, ताकि वो भी अपना मोटिवेशन के साथ बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस को दिखा पाए। तो किसी भी केस स्टडी में बेटा वर्कर से एक काम के अलावा एक्स्ट्रा काम भी कराए जा रहे हैं, उसको वैरायटी ऑफर की जा रही है, तो उसमें ये लगेगा जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, कोई भी चैलेंजिंग टास्क दो वर्कर को, ये चैलेंजिंग भी ना ब्रैकेट में लिख लो बेटा, कई बार केस स्टडी में वर्ड मेंशन होता है। ठीक है, कि चैलेंजिंग टास्क दिया जा रहा है तो जॉब एनरिचमेंट लगेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया करो जो जो वर्ड बताती हूँ बेटा। हो गया भाई। अब मोटिवेशन के दोनों खत्म हो गए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। हाँ बेटा, ये तो कह रहा है बेटा कि जब वर्कर को आप दोगे ना, जॉब एनरिचमेंट दोगे, वैरायटी दोगे, तो उस वर्क के लिए वो अपनी पूरी फ्रीडम रखेगा, कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा, उससे उसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी इस वैरायटी ऑफ वर्क को करने में। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के अंदर ये है बेटा कि जो तू काम कर रही है ना, उससे रिगार्डिंग तू डिसीजन खुद ले सकती है। इसमें पहले हम वर्कर को वैरायटी ऑफर करेंगे कि तेरे पास, जैसे तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है, अब 5 पढ़ने के लिए तुम्हें पूरी ऑटोनॉमी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल भी उसके लिए तुम हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ भी तुम दिखा सकते हो। तो वो अभी जो तुम कर रहे हो वो ये जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, कि चैलेंजिंग दिया जा रहा है, 5 सब्जेक्ट पढ़ो और 5 में इक्वली स्कोर करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए दी जाती है ताकि वर्कर एक फील्ड में तो बेस्ट है और अदर फील्ड में भी अपना मोटिवेट होके काम करे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो फ्रीडम तो बेटा उसमें एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में फ्रीडम सिर्फ डिसीजन मेकिंग से रिगार्डिंग दी जाती है। ठीक है राधिका, और इसमें फ्रीडम मिलती है ओवरऑल। ठीक है ना, उस टास्क को कैसे करना। ठीक है बेटा, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों क्लियर है। 2 मिनट का टाइम है, कोई भी पॉइंट पूछूंगी, फाइनेंशियल से भी नॉन फाइनेंशियल से भी। तू क्लास में ही है ना?